प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा मेरे पुस्तकों के पाठकों, मैं अब भारतीय राज्य व्यवस्था पर काम करूंगा और प्रतिभागियों के अनुरोध पर सामान्य अध्ययन को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए मैं इसी सेक्शन पर लगभग 50 वीडियो के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा। मित्रों, भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन तमाम संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों के लिए तो आवश्यक है ही, दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आवश्यक है। हालांकि मैं संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लेक्चर दूंगा। भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन सभी भारतीयों को जानने की आवश्यकता है। सामान्य कम से कम जानकारी रखनी चाहिए ताकि उनको न केवल अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, बल्कि कैसी हमारी शासकीय व्यवस्था परिचालित होती है, संचालित होती है, उन शासकीय व्यवस्था के संचालन में हमारा आपका क्या दायित्व है, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए भी इस सेक्शन का अध्ययन आवश्यक है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें कई जगह पढ़ने पढ़ाने की कुछ जो बातें हैं वह सही नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चाहे गूगल पर देखिए और कि कुछ किताबों में तो मिलता है कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 470 है। मैं किताब का नाम नहीं लूंगा, खुद ही मैं एक छोटा सा लेखक हूं और दूसरे लोगों ने भी कई किताबें लिखी हैं और मैं कुछ महत्वपूर्ण किताब जो मार्केट में बहुत अधिक चलती हैं उनमें भी यह संदर्भ दिया गया है कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 470 है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसा कहना गलत है। मैं राजनीति विज्ञान का छात्र हूं और ऐसे भी तार्किक और बौद्धिक रूप में पूछा जाए, जो लोग अपनी पुस्तक में लिखते हैं या जो शिक्षक पढ़ाते हैं और कहते हैं कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 470 या 468 वगैरह वगैरह जो भी लिखते हैं, तो उनसे यह पूछा जाए कि सर, मैडम, भारतीय संविधान के में यदि 470 अनुच्छेद हैं तो अनुच्छेद नंबर 401 में क्या विषय वस्तु है, 396 का विषय वस्तु क्या है, 470 का विषय वस्तु क्या है, तो वह नहीं बता पाएंगे। और ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान में जो मूल अनुच्छेद है 395, उसके अंतर्गत उप अनुच्छेद जोड़े गए हैं। और ठीक है कि उप अनुच्छेदों को अगर हम काउंट कर लें तो 470 के बराबर हो जाता है, लेकिन उनकी पृथक गणना संभव नहीं है और उचित नहीं प्रतीत होती। हाँ, अनुसूचियां मूल संविधान में 8 थी जो बढ़कर आज 12 हो गई है, उनकी गणना हो जाएंगी। संविधान के अध्यायों की गणना हो सकती है, लेकिन अनुच्छेदों की पृथक गणना करना केवल गणित के गणना के समान है। उनका प्रस्तुतिकरण है और भारतीय संविधान में यह कह देना कि अनुच्छेदों की संख्या 470 है या 464 है, यह सब गलत बातें हैं, सही नहीं है। अमेरिकी संविधान में भी मूल संविधान में 7 अनुच्छेद रहे हैं और अमेरिका में जो 1789 में संविधान लागू हुआ उस समय से लेकर अब तक कठोर संविधान होने के कारण मात्र 27 संविधान संशोधन संपन्न हुए हैं और उन 27 संविधान संशोधन के अंतर्गत बहुत सी बातें सामने आई और उन सबको मूल संविधान के 7 अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, उसे संबद्ध किया गया। अब बताइए, यदि आपसे पूछा जाए कि अमेरिकी संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो लगभग सभी किताब में यह कहा जाता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कि अमेरिकी संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 7 है, अतिरिक्त तो नहीं बताया जाता। तो फिर यह कहना कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या जो है वह इतनी हो गई है, यह गलत है। और मैंने आपको बता दिया कि आप यह प्रश्न करेंगे कि यदि 470 है तो 4 से 1 में क्या है,
414 में क्या है, तो उनके द्वारा नहीं बताया जाएगा, इसलिए वह गणना सही नहीं है। आप कहेंगे, कुछ लोग आप लोगों में कहेंगे कि डीडी बसु ने ऐसा लिखा है, क्या डीडी बसु से आप अधिक विद्वान हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, डीडी बसु नहीं रहे और डीडी बसु के बाद जो संपादक मंडल बना रही है वो हमारे आपके जैसे लोग हैं, और यह जरूरी नहीं कि उस विषय के विशेषज्ञ ही हो। डीडी बसु की किताब जो भारतीय संविधान है, वह भारतीय संविधान के अंतर्गत लीगल इंटरप्रिटेशन किया गया है, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन नहीं। मैं राजनीति विज्ञान का छात्र हूं, इसलिए न केवल मैं भारतीय संविधान के संदर्भ में वैधानिक या लीगल इंटरप्रिटेशन बल्कि पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन भी करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक और बात मैं अब विषय वस्तु पढ़ाने के पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कई पुस्तकों में यह लिखी जाती हैं या वर्ग में भी विद्यार्थी हमसे प्रश्न कभी करते हैं कि सर अब तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हुए हैं? तो कहा जाए कि अब तक भारतीय संविधान में 104 संशोधन हुए हैं। तो कुछ लोगों के दिमाग में यह भ्रम होता है कि नहीं 126 संविधान संशोधन हो गए। वस्तुतः संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले वह संविधान संशोधन प्रस्ताव होता है, प्रपोजल होता है। जब लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत वह प्रयोग में आता है, टेबल पर आता है, तब उसे हम विधेयक कहते हैं। और दोनों सदनों के द्वारा पास हो जाने के बाद अंततः राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, तब वह अधिनियम बन जाता है और अधिनियम के रूप में गजट में उसका प्रकाशन होता है तथा वह प्रभावी और क्रियान्वित होता है। स्पष्ट है कि जो प्रस्ताव है या विधेयक है वही अधिनियम नहीं है। यह ठीक है कि 126 संविधान संशोधन प्रस्ताव या विधेयक प्रक्रिया अंतर्गत रहे हैं, लेकिन अंतिम रूप में जो पास हुए हैं उनकी ही गणना की जाएंगी, इनकी अलग गणना नहीं की जाएंगी। फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा हर पक्ष के अंतर्गत, तो यह रखने का प्रयास करूंगा कि जो सामान्य किताबों में, मैं बहुत किताब जो सामान्य अध्ययन पर लिखी गई है, मैं उन शिक्षकों से माफी चाहूंगा। मोबाइल बुक के माध्यम से कुछ भी लिख देते हैं और अधिकाधिक लड़के उनको पढ़ लेते हैं और विषय वस्तु को बेहतर रूप में समझ नहीं पाते, इसलिए उनसे आप बचने का प्रयास करेंगे और व्यवस्थित रूप में पढ़ेंगे। मैं यह नहीं कहता कि मेरे द्वारा भारतीय राज्य व्यवस्था पर जो काम किया जाएगा वहीं से संपूर्ण रूप में आप बेहतर जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इशारा करूंगा, मैं रोशनी दूंगा, आप उस आलोक में, उस परिप्रेक्ष्य में, उस संदर्भ में यदि आप गहन अध्ययन करेंगे तो विषय वस्तु को बेहतर रूप में जान जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं अपने विषय पर, और मैं भारतीय राज्य व्यवस्था पर सबसे पहला एपिसोड, पहला क्लास मैं भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में बताने जा रहा हूं। भारतीय संविधान दुनिया का एक अनोखा संविधान है और इसकी कई लक्षण या विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, अवधारणात्मक, वैधानिक और कार्यात्मक प्रकृति की रही है, और उन विशेषताओं का हम लोग अलग अलग अध्ययन या अवलोकन करेंगे। सबसे पहले मैं भारतीय संविधान की संरचनात्मक विशेषता की चर्चा करना चाहता हूं, और संरचनात्मक विशेषता में सबसे पहले यही कहा जाएगा कि भारतीय संविधान जो है वह दुनिया का सबसे विशाल संविधान है। भारतीय संविधान इसलिए दुनिया का विशाल संविधान है क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद हैं और इनके बराबर दुनिया के किसी भी देश में इतना अनुच्छेद वाला संविधान नहीं है। एक तरफ जहां अमेरिकी संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है जिसमें महज 7 अनुच्छेद है, जबकि भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशाल संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान भी 253 अनुच्छेद वाला विशाल संविधान है, लेकिन भारतीय संविधान की विशालता के सामने वह छोटा हो जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि मोस्ट लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस वर्ल्ड इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यह प्रश्न उठता है
कि भारतीय संविधान विशाल संविधान क्यों है। भारतीय संविधान की विशालता का पहला कारण यह है कि भारत में एकल संविधान है। मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि अमेरिकी संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है जिसमें अनुच्छेदों की संख्या महज 7 है। वह इसलिए है कि अमेरिका में न केवल संघ का संविधान है बल्कि वहां जितने राज्य हैं सभी राज्यों का अपना अलग अलग संविधान है। अमेरिका में 50 राज्यों की संख्या है, कभी 13 हुआ करती थी। आज कुल राज्यों की अमेरिका में कुल राज्यों की संख्या 50 है और 50 राज्यों का अपना अलग अलग संविधान है और एक संघ का संविधान है जो 7 अनुच्छेदों वाला है, छोटा संविधान है। भारत में चूंकि एकल संविधान है, भले ही संघवाद दोहरी संविधान की बात करता है, लेकिन हम संघात्मक व्यवस्था से अलग होते हुए एकल संविधान की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। और चूंकि भारत में एक संविधान है और इतने विशाल देश में, इसलिए स्वाभाविक है कि भारतीय संविधान जो है वह छोटा नहीं होगा, विशाल होगा। और भारतीय संविधान की विशालता का मौलिक कारण, प्राथमिक कारण, महत्वपूर्ण कारण इसका एकल होना है। भारतीय संविधान की विशालता का आधार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। आप जानते हैं कि भारत में जब औपनिवेशिक और या ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो भारत था उसमें अनेकानेक संवैधानिक विकास हुए जो संसदीय और चार्टर अधिनियमों के माध्यम से सामने हमारे आया। 1777 से व्यवस्थित रूप में संवैधानिक विकास के इतिहास भारत में शुरू हुई और उन संवैधानिक विकास में यदि 1935 के भारत शासन अधिनियम को देखें तो वह भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाला अनुच्छेद है। कहा यह जाता है कि वर्तमान भारतीय संविधान का लगभग 2/3 अनुच्छेद 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। स्पष्ट है कि भारत के संविधान को ऐतिहासिक सहयोग आधार मिला है और भारत में जो संवैधानिक विकास हुए हैं उस संवैधानिक विकास के प्रभाव में भी भारतीय संविधान विशाल हो गया है। भारतीय संविधान की विशालता का एक कारण यह है कि भारत भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप में विशाल देश है। यहाँ पर व्यापक सांस्कृतिक विविधता है और सांस्कृतिक विविधता के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग समाज के लोगों की अपनी आवश्यकताएं और समस्याएं होती हैं और सबके संदर्भ में यदि उपबंध किया जाए तो स्वाभाविक है कि अधिक उपबंध होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय संविधान विशाल संविधान बन गया है। भारतीय संविधान की विशालता का एक कारण यह है कि यहाँ सामाजिक न्याय और समाज से जुड़ी हुई अधिकार और वगैरह से जुड़े हुए तमाम प्रावधानों को बहुत व्यवस्थित रूप में रखा गया है। और चूंकि व्यवस्थित रूप में रख दिया गया है इसलिए भी भारतीय संविधान विशाल संविधान हो गया है। अंबेडकर ने कहा भी था कि संविधान के अंतर्गत यदि सभी पक्षों को रखा जाएगा तो समाज के अधिकाधिक लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी हो सकती है। इसलिए भले ही संविधान विस्तृत हो जाए लेकिन अधिकारों की गारंटी के लिए इसे अधिक विस्तृत बनाना आवश्यक प्रतीत होता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो बात कही गई बिल्कुल सार्थक प्रतीत होती है। चूंकि भारत में एक संविधान है और सभी पक्षों को यदि उनके सामाजिक न्याय इत्यादि पक्षों को स्पष्ट करना था तो यह जरूरी है कि इसे विस्तृत बनाया जाए। दैट्स वाई यह लार्जेस्ट हो गया। आप जानते हैं अभी भी हमारे भारत में सभी लोग साक्षर नहीं है। जब भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ उस समय आप अनुमान लगा सकते हैं कि साक्षर और शिक्षित लोगों की संख्या कितनी थी, जबकि पूरे भारत के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देना था और सुरक्षा की गारंटी देने के लिए अधिकाधिक बातों को लिख देना आवश्यक था, उसको लिपिबद्ध कर देना आवश्यक था क्योंकि किसी के साथ अन्याय नहीं हो। इसलिए भी भारत के संविधान विशाल संविधान बन गया। जो भी हो, भारतीय संविधान जो है वह दुनिया का सबसे विशाल संविधान है और इसकी विशालता का एक नहीं अनेक कारण है। भारतीय संविधान की संरचनात्मक विशेषता हुई। भारतीय संविधान की संरचनात्मक विशेषता के अंतर्गत हम न केवल एकल संविधान की चर्चा और विशाल संविधान की चर्चा हम करें बल्कि यह लिखित निर्णय संविधान है।
आप यह जानते हैं कि दुनिया के देशों में और खास करके दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में लिखित संविधान की आवश्यकता अनिवार्य प्रतीत होती है। ऐसे लोकतांत्रिक ही देशों में लिखित संविधान भी हो सकता है। ब्रिटेन भी एक प्रजातांत्रिक देश है और ब्रिटेन का संविधान जो है लिखित और विकसित है, जबकि अमेरिका, भारत जैसे अधिकाधिक देशों का जो संविधान है वह लिखित है, लिखित था, निर्मित है। भारत के संविधान की संरचनात्मक विशेषता यह है कि यह लिखित है, चूंकि रिटन डॉक्यूमेंट्स में है। 395 अनुच्छेदों के अंतर्गत अनेक प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है, व्यवस्थित किया गया है, इसलिए लिखा हुआ संविधान है। भारत का संविधान न केवल लिखा हुआ है बल्कि समय परिस्थिति के संदर्भ में इसको जीवंत बनाए रखने के लिए संशोधन के उपबंध किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया है और संशोधन की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में भारत के संविधान को निर्मित संविधान कहते हैं। भारत का संविधान लिखने के कारण लिखित है और संशोधन के प्रावधान के कारण निर्मित है और समय और परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में संविधान को जीवंत बनाए रखने, प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इसमें संशोधन अपेक्षित है और यह भी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, संरचनात्मक विशेषता है। भारतीय संविधान की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक विशेषता के अंतर्गत मैं संविधान संशोधन को भी यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूँ। किसी भी देश में जो संविधान है उस संविधान को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, जीवंत बनाए रखने के लिए संशोधन अपेक्षित होता है। भारत तथा अमेरिका या दुनिया के दूसरे देशों में भी जो संविधान है उसमें संशोधन के प्रावधान हैं। कहीं संविधान संशोधन की प्रक्रिया लचीली है तो कहीं जटिल है। यदि दुनिया में सबसे लचीले संविधान की चर्चा करें तो ब्रिटेन का संविधान दुनिया का सबसे लचीला संविधान है। दूसरी ओर यदि दुनिया के कठोर संविधान की चर्चा करें तो अमेरिकी संविधान दुनिया का सबसे कठोर संविधान है। अमेरिकी संविधान की कठोरता का अनुमान आप इस आधार पर लगा सकते हैं कि 1789 में अमेरिकी संविधान लागू हुआ और 1789 से लेकर आज तक भले ही अमेरिकी संविधान में 5000 बार संविधान संशोधन के प्रयास किए गए, लेकिन अंततः केवल 27 संशोधन ही सफल हुए हैं। इसे इस संविधान की कठोरता का आप अनुमान लगा सकते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि भारतीय संविधान, अमेरिकी संविधान इतना कठोर क्यों है? तो जहां भी संघवाद होगा वहां कठोर संविधान की मांग की जाती है ताकि राज्यों की स्वायत्तता अक्षुण्ण रहे और इसलिए राज्यों की स्वायत्तता को सुरक्षित रखने, अक्षुण्ण रखने के लिए अमेरिकी संविधान को कठोर बनाया गया है। दूसरी तरफ यदि दुनिया के लचीले संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है। लचीला संविधान इसीलिए है क्योंकि ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है, अलिखित और विकसित है। इसलिए वहां लचीला है कि वहां संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के कारण वहां पर संविधान संशोधन को लचीला बनाया गया है। और संसदीय न केवल संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है बल्कि वहां का संविधान जो है वह परंपरा और अभिसमय पर आधारित है, इसलिए भी लचीला है। अब चलिए हमारे देश भारत की बात करते हैं। हमारा संविधान न केवल न अमेरिका के समान कठोर है और न ब्रिटेन के समान लचीला है। भारत के संविधान के अंतर्गत तो मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है और भारत का संविधान कठोर और लचीलापन दोनों का सम्मिश्रण है। चूंकि भारत में न तो अमेरिका जैसा संघवाद है और न ब्रिटेन जैसी संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में संघवाद और संसदीय शासन प्रणाली का विशिष्ट संदर्भ और परिप्रेक्ष्य है और इस रूप में जैसे हमने संघवाद और संसदीय शासन प्रणाली को समन्वित करने का प्रयास किया है, उसी परिप्रेक्ष्य में हमने संविधान संशोधन को भी कठोरता और लचीलापन के बीच का रास्ता अख्तियार करना चाहा है और इस रूप में यह हमारे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता रही। भारतीय संविधान की
इसके अतिरिक्त संरचनात्मक प्रक्रियात्मक हमने विशेषता बताई। अब हम भारतीय संविधान की यदि अवधारणात्मक विशेषता की बात करें तो यहाँ पर लोकतांत्रिक होना, गणतंत्र होना, धर्मनिरपेक्ष होना या समाजवादी संविधान का होना इत्यादि की चर्चा अपेक्षित है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान एक गणतंत्रात्मक संविधान है, क्योंकि यहाँ पर हमारा राष्ट्राध्यक्ष जो है वह वंशानुगत नहीं है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष ही सही चुना जाता है और इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान को गणतंत्रात्मक कहा जा सकता है। भारतीय संविधान गणतंत्रात्मक है, इसलिए स्वाभाविक है कि लोकतांत्रिक होगा और भारतीय संविधान लोकतांत्रिक संविधान है, क्योंकि इसलिए यहाँ पर कानून का शासन है, मौलिक अधिकार है, किसी के साथ किसी प्रकार का विभेद भी नहीं है, सबको अधिकार दिया गया है, वयस्क मताधिकार है। इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान यह एक लोकतांत्रिक संविधान है। भारतीय संविधान को हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता इसकी मौलिक प्रकृति और विशेषता है। हमारे भारतीय संविधान में प्रारंभ से ही धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को स्वीकार किया गया और बाद के दिनों में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में इसको सामने रखकर संविधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्देश या महत्वपूर्ण ढांचा भी बना दिया गया। धर्मनिरपेक्षता यह है भारत में कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु और एक समान बर्ताव रखेगा। और इतना ही नहीं, धर्मनिरपेक्षता का आदर भारत में पंथ निरपेक्षता से जोड़ दिया गया है। न केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे धर्मों के प्रति सबके प्रति समान आचरण होगा, बल्कि धर्म के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम धर्म के अंतर्गत जो अलग अलग फिरका, गुट या पंथ है उसमें भी किसी प्रकार का विभेद नहीं होगा। शिया, सुन्नी, अहमदिया या अन्य मुस्लिम धर्म के अंतर्गत जो पंथ या हिंदू में जो पंथ है उनके बीच भी किसी प्रकार का विभेद नहीं होगा। यह धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की अवधारणा है। धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता को लगभग समान अर्थों में हमारे भारतीय संविधान में रखा गया है। यहाँ तक कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में हिंदी में पंथ निरपेक्ष राज्य जबकि अंग्रेजी में सेकुलर स्टेट रख दिया गया है। लेकिन मैं बता दूं कि धर्मनिरपेक्षता से भी अधिकाधिक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्षता है। यह कहा जा सकता है कि पंथ निरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता से 2 कदम आगे की धर्मनिरपेक्षता है और स्पष्ट है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता को बहुत प्रभावी रूप में लिया गया है और यह भारतीय संविधान की एक विशेषता है, अवधारणात्मक विशेषता है। भारतीय संविधान की एक विशेषता समाजवादी राज्य का होना भी है। भारतीय संविधान समाजवादी राज्य की अवधारणा को स्वीकार करता है और भारत का संविधान जो है वह समाजवाद को स्वीकार करता है। फिर यहाँ मैं कहूंगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अंतर्गत समाजवादी राज्य जोड़ा गया, लेकिन मैं तो कहूंगा कि मूल भारतीय संविधान में भी समाजवादी आदर्श था। कहना नहीं, सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय की बातों को हमने मौलिक संविधान में स्थान दिया था। उसको प्रभावी बनाने के लिए और अन्य राजनीतिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारकों के प्रभाव में 42वें संविधान संशोधन में हमने प्रस्तावना में रखकर उसको आगे चलकर संविधान का मूल ढांचा, मौलिक ढांचा बना दिया। यह अलग बात है, लेकिन समाजवादी मूल रहे। यहां तक कि जो उदारवादी मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो रखा गया, वहां भी हमने सबसे पहले अमेरिका जैसे स्वतंत्रता का अधिकार नहीं करके सबसे पहले हम समानता के अधिकार के बाद स्वतंत्रता को हमने महत्व दिया। इससे भी समाजवादी मूल्यों की ही झलक दृष्टिगोचर होती है। कहना नहीं होगा कि हमारे संविधान निर्माता जो निकाय था या संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने भी संविधान निर्माण में समाजवादी मान्यताओं को महत्व दिया। यह सब अवधारणात्मक विशेषता है।
लंबी वीडियो हो जाएंगी, इसलिए भारतीय संविधान की विशेषताओं को मैं 2 वर्गों में रख रहा हूं। आज हमने भारतीय संविधान की संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और अवधारणात्मक कुछ विशेषताओं को रखा। अब नेक्स्ट वीडियो में भारतीय संविधान की विशेषता में वैधानिक विशेषताएं होंगी, सामान्य विशेषताएं होंगी, और उनके साथ मैं दूसरे वीडियो में काम करूंगा और 2 वीडियो के अंतर्गत भारतीय संविधान की विशेषताओं को रखूंगा। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारी जानकारी से लाभ लेने के लिए आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और नियमित रूप में हमसे जुड़े रहें। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में भारतीय संविधान की विशेषता पर दूंगा। ओके, थैंक यू।